अपना भी निरर्थक है, लेकिन गंभीर शास्त्रीयता का स्वांग रचाने में कामयाब है। सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए इसके बार से दब के चुप रहना अच्छा समझता है। मुक्ति बोध की पंक्ति का अगर सहारा ले तो जो समझ में ना आए उसका आधार, लेकिन बात गहरी होनी चाहिए। शास्त्रीयता का यही धौंस है, कुछ समझ में आए ना आए लेकिन गहनता शून्य रहे। कई बार तो ऐसा होता है कुछ नाम ही अजीब रख दिया जाता है। हमारे विद्यालय में एक अनुज का नाम फंटुश रख दिया गया। ना जाने अभिभावक ने क्या सोचकर रखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में प्यार प्यार से कहा गया हो और वही रह गया। यदि ऐसा है तो ये तो लापरवाही वाला मामला बनता है। आप अपने संतान के साथ ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि उसे इस चीज के लिए बार बार जलील होना पड़े? हाँ, हो सकते हैं क्या? खैर, नाम बदलने की सुविधा है। हिंदी शिक्षक ने इसे प्रक्रिया बताया है और वो उत्सर्ग के नाम से घोषित हुआ। कागज पर नाम बदल जाते हैं, लेकिन पुराना नाम जल्दी मिटता का है। उसके नाम का फंटूसपन बहुत दिन तक रहा होगा। बिल्कुल, आदमी के साथ यह सुविधा भी है कि वह अपना नाम चुन सकता है। यद्यपि यह प्रक्रिया भी सहज नहीं है, तथापि है तो। लेकिन सभी को इसकी सुविधा कहाँ है? अब सोचिए, जैसे एक वनस्पति है, बेशरम या बेहया। यदि आप इस संज्ञा का प्रयोग किसी व्यक्ति के ऊपर करें ना, तो लड़ाई तक की नौबत आ जाती है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये बेचारा इस सभ्य समाज में बरसों से बेशरम बना चला आ रहा है। हालांकि बेशर्मी तो इस बात पे है कि इसे इस चीज की जरा भी परवाह नहीं। अजी, कहते रहिए, हम तोकते ही जाएंगे। अपने सफेद गुलाबी फूलों की मुस्कान से मारते रहेंगे। कहते रहिए, किन्हीं भी परिस्थितियों में जीने वाले लोग को आप कहां पसंद करोगे? सम्मान तो देने से रहे। कहते रहिए, कहने में क्या जाता है, कहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अमर प्रेम के इस गाने में नायक की बेफिक्री तो है, लेकिन कहीं गहरी पीड़ा भी है। मुझे इस बेशर्म में सिर्फ बेफिक्री नजर आती है, बेलौस, बेपरवाही। आदमी भी अजीब है, वो अपनी भावनाएं सब पर थोप देता है। मजा तो यह है कि इस थोपने को वह सौंदर्य कहता है। प्रकृति पर अपनी भावनाओं का आरोप कर वह इसे एक अलंकार घोषित कर देगा। मानवीकरण। अरे महाराज, कभी अपना भी प्रकृतिकरण कीजिए। चले हैं प्रकृति का मानवीकरण करने। अब मुझे ही देखिए ना, ये घोषित कर दिया कि बेशरम बेफिक्र है। क्या पता उसे भी पीड़ा होती हो, लेकिन अब जब मैंने कही दिया कि बेशरम बेफिक्र है, तो इसके पीछे तर्क भी तलाशी लाऊंगा। आदमियों की यह पुरानी आदत है, खासकर कि बुद्धिजीवियों की। वे अपनी हर बात के पीछे एक तर्क श्रृंखला तैयार रखेंगे। हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि लाज शर्म प्राकृतिक है ही नहीं। इसे तो मनुष्यों ने बाद में विकसित किया है। यह सब सभ्यता का परिणाम है। अब सोचो, आदि मानव को किस बात की शर्म आती होगी? हाँ, नंग धरंग रहता होगा, जो मिलता होगा वह खाता होगा, कभी नाचता होगा तो कभी गाता होगा, बेझिझक और निर्द्वंद। अब यह क्या कि अपने ही वेशभूषा, बोली वाणी, खान पान पर शर्म करते फिरे। अरे जैसे हैं तो हैं, आपको जो कहना है वह कहते रहिए, उस पर भी ना कोई चिंता ना कोई शर्म। लेकिन यह सब कहने की बातें हैं। आज की सभ्यता में इस यथार्थ का कल्पना भी मुश्किल है। अब सोचिए, जो कभी यथार्थ था आज आदर्श भी बनाने के लिए सोचना पड़ेगा।
हिंदी विज्ञानी कहते हैं कि नाम बस एक संज्ञा भर है, निरर्थक या निराधार। इसलिए इस प्रश्न का बार बार उत्तर देना संभव नहीं कि वस्तु का प्रयोग इसी संज्ञा पे क्यों। संस्कृत में तो हर एक शब्द के ऊपर उक्ति देने की कोशिश है, लेकिन यह भी कब तक संभव है? शब्द और अर्थ का संबंध यादृच्छिक है। बेशरम मानो अपनी ही भाषा को चुनौती देता है। इसी हिंदी प्रदेश के अलग जगह पे इसे ठेटर कहते हैं। ठेटर ढीठ से मिलता जुलता शब्द है। हट ढीठ थोड़ा सा बेशरम और ठेटर में बेशर्मी बढ़ जाती है। ठेठरपन बेशर्मी की सहनशीलता है अथवा सहनशीलता की बेशर्मी। वाह भाई, किसी की इतनी सटीक पहचान है। एक जगह बेशर्म तो एक जगह थेथर। अरे भाई, कोई भावुक इंसान रहा होगा जिसने इसके फूलों को देखकर गुलाब सी कह दिया होगा, यानी गुलाब के जैसी। अब यह संज्ञा चाहे जिस भावुकता का परिणाम रही हो, लेकिन इसे उचित तो नहीं कहा जा सकता। बताओ, अब कालिदास क्या भारत के शेक्सपियर होकर सम्मानित होते हैं? हाँ? महादेवी को आधुनिक मीरा कहकर हम उनकी असीमता पर ही तो ग्रहण लगाते हैं। अरे भाई, कश्मीर कश्मीर है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड बनाने की कोई जरूरत नहीं। कभी तो अपने इस अंधेपन से बाज आइए। आप हाथी देखते हैं और उसे टुकड़े टुकड़े में ना जाने क्या क्या बतलाने लगते हैं। गुलाब सी, हाँ ना तो हमारे यहाँ इसे अलबलैया कहते हैं। अलबलैया मतलब अलाय बलाय, यानी कि आलतू फालतू। अब बेशरम नहीं कहा तो फालतू कह दिया। यह उसकी पहचान है कि हमारा दृष्टिदोष। कहा जाता है कि कुदरत में कुछ भी फालतू नहीं, जो फालतू हो गया उसे एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन यह अलबलैया खत्म नहीं हो रहा, बल्कि बिना किसी उद्योग के स्वयं उगाता है। मैंने इसे पानी में उगते ही देखा था और इसे जल पौधा मानता था, लेकिन यह जल से भी दूर उसी जिज्ञासा के साथ उगा मिला। कोई पशु इसके पास नहीं आएगा, कोई चिड़िया इस पर घोंसला नहीं बनाएगी, यह फिर भी उगा मिलेगा। कभी कभी इसके बीच सांपों को देखा गया, यह उनके साथ में भी उसी तरह सफेद गुलाबी हंसी हंसता मिलेगा। चंदन जब भुजंग से लिपटने से अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तो यह अपनी हंसी क्यों खो दे? यह तो आदमियों का अन्याय है कि चंदन को विशेष बना दिया और इसे बेशरम। लेकिन मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आदमी ने इसे अपने उपयोग की कसौटी पर कसा नहीं होगा। हम तो प्रकृति के अंग अंग को अपने उपयोग के लिए परख चुके हैं, क्यों है ना? हम सभी वादों से पहले सबसे ज्यादा उपयोगितावादी। यहां तक कि प्रिय से प्रिय संबंधों में भी उपयोगिता की जांच कर लेते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में दो दोस्तों की जोड़ी सामान्य रूप से चिन्हित थी। उसमें से एक ने मुझे यह कहकर बुरी तरह से चौंका दिया कि उसके साथी के पिता एक कॉलेज के संरक्षक हैं। हाँ, आगे हो सकता है वहीं लग जाए। अब देखो, भले आदमी ने दोस्ती भी की तो कितना फूंक कर, ऐसे व्यक्ति के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्यों? उपयोगितावाद इंसान की सफलता को बढ़ा देता है। स्कूल उसे चुने जो जैसे तैसे करके पास कराने में योगदान दे। शिक्षक उसे चुने जो अपनी सिफारिश से कहीं भी लगा दे। नेता उसे चुने जो आपको जेल जाने से बचा दे। नारा उसे चुने जो आपकी कुंठा को छुपा ले। भगवान उसे चुने जो आपके पथरीलेपन को आदर्श बना दे। इंसान का बस चले ना तो वो स्वयं ही अपने माँ बाप को चुनेगा और उन्हें चुनेगा जो उसे इस पूरे ब्रह्मांड का युवराज बना दे। इससे नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं। अपनी उपयोगिता बुद्धि लेकर वो उस वनस्पति के पास गया होगा और उसका मुंह बीड़ा कर दिया होगा, जीभ दिखा के लुलु किया होगा और अपनी ठिठिसियाई बुद्धि से कहा होगा, कैसा बेशरम है,
उसने उसी तरह मुंह बिराते हुए, जीभ दिखाते हुए जवाब दिया होगा, हम आपके काम नहीं आए। आदमी बेचारा कर ही क्या सकता था। अपना सा मुंह लेकर जब समाज में वापस लौटा होगा तो यही कहा होगा, बड़ा बेशर्म है, सुनता ही नहीं। कुछ को तो तैश आ गया होगा। अच्छा, इतनी हिम्मत? हाँ? हम उसे जलाएंगे, उसे जलावन बना देंगे। हाँ भाई, प्रतिक्रिया और प्रतिशोध में स्वयं जल रहे ये लोग जब उसके पास पहुंचे होंगे कि हम तुम्हें चूल्हे के हवाले करने आए हैं, तो वह अपनी उसी बेशर्मी से नील सफेद मुस्कुराता हुआ कहा होगा, मेरी बला से, मेरे सूखने के बाद या मेरे मरने के बाद जलाइए या सड़ाइए, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हूं तब तक सब्ज लहराता रहूंगा, सफेद नील मुस्कुराता रहूंगा। फिर जलाइए या सड़ाइए या कीटनाशक बनाइए। आदमी का तैश मानो जैसे बढ़ता ही चला गया होगा। अपनी औकात देखी है? एक हाथ भरपूर लाठी मारे ना, 10 टुकड़ों में हो जाओगे। देह में ताकत भी है क्या? उसने उसकी मुस्कान के साथ जवाब दिया होगा, ताकत देखनी है तो जैसे मैं जीता हूं वैसे जी कर दिखला दो, और यदि कमजोर हूं भी तो आपके पास ताकत मांगने तो जाता नहीं, अपनी कमजोरी का रोना भी नहीं रोता, जैसा हूं वैसे ही जीता हूं, चला आ रहा हूं। यदि आपने इतनी भी आदमियत नहीं कि कमजोरों को भी जीने का हक दे सके तो वो भी सही, इस बार मिट जाएंगे लेकिन फिर वे ऐसे। बिल्कुल सही कहा। अब आदमी बेचारा कर ही क्या सकता था सिवाय इस उद्गार के, बहुत बेशर्म है यह तो।